हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो स्टूडेंट्स, हमने जून 2007 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर 2007 के एमसीक्यू को करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉस्ट ऑफ नोन एज, यानी कि चैम्बरलिन ने कौन सा कॉस्ट दिया था, कंसेप्ट, और उसे हम क्या कहते हैं। तो पेन ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, क्या उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे कॉस्ट को कहते हैं जो हमेशा एक, जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी है किसी एम्प्लॉय की, तो वो हमेशा फिक्स रहती है कि इतनी सैलरी देनी है हमें, तो ऐसे को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटिंग का कॉस्ट उसे कहते हैं जो बदलती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट चीज हमें मंगानी हो, कोई वेरिएबल ऐड करना हो, अचानक से कुछ चीज की जरूरत पड़ गई हो, तो हमें उस पर जो कॉस्ट लगती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और सेलिंग कॉस्ट हम उसको कहते हैं कि जब इम्परफेक्ट मार्केट में जब आइडेंटिकल गुड्स होते हैं, तो आइडेंटिकल गुड्स का जो डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशन है उसको मैच करने के लिए चैम्बरलिन ने इस कॉस्ट को दिया था कि जब भी इक्विलिब्रियम में सभी फर्म को लाना हो और वो सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हो, तो उस प्रोडक्ट पे वो सेम प्राइस पे उसको सेल कर सके। तो इसलिए चैम्बरलिन ने सेलिंग कॉस्ट इंट्रोड्यूस किया था फॉर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इफ कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट इन डिफरेंस कर्व बिकम एज। अब देखिए, परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है। सब्सटीट्यूट वैसे चीजों को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास टी है और कॉफी है, तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो हम टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, हमारे पास सब्सटीट्यूशन था, तो यानी कि एक को हमने छोड़ा तो हम एक पे शिफ्ट हो गए। तो हमारा जो कर्व होता है, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का अगर सब्सटीट्यूशन में ऐसे कर्व बनेगा, क्योंकि डिमांड का जो कर्व है हमेशा इस तरह से जाएगा, प्राइस और ये। लेकिन इसमें यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है, तो हमें अगर देखें तो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, और यहाँ पे मार्जिनल एमआरएस की प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन अगर यही इंडिफरेंस कर्व सब्सटीट्यूट हो, तो इंडिफरेंस कर्व हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जाता है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है, तो यहाँ पे भी स्लोप निगेटिव ही होगा, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। इसीलिए परफेक्ट सब्सटीट्यूशन में इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव स्लोप होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। अब हम चलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीईएस प्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें हमें पूछा है कि हम ये फंक्शन सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन किससे एसोसिएटेड है, यानी किनके नाम से एसोसिएटेड है। तो देखिए, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन जो पहली बार दिया था उसको फर्स्ट टाइम जिन्होंने दिया था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने सीईएस प्रोडक्शन दिया था उनका नाम है H.O. डिकिंसन। लेकिन उसके बाद जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को पॉपुलराइज किया, उसमें 4 लोग थे जिन्होंने सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को पॉपुलराइज किया, यानी कि चारों इससे इंपॉर्टेंट है। और उनका शॉर्ट फॉर्म में उनको बोलते हैं SMAC। अब देखिए, SMAC मॉडल भी हम सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं, और इसको इसलिए हम ये बोलते हैं क्योंकि इससे 4 इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, पहले तो हम जगह मिटा लेते हैं इसको ताकि हमें जगह मिल जाए लिखने के लिए, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन सबसे पहले तो H.O. डिकिंसन ने दिया था, लेकिन इस मॉडल को हम SMAC मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 4 लोग जुड़े हुए हैं। S का मतलब सोलो, इसमें सोलो है। M का मतलब है मिनहास,
ए का मतलब है एरो और ये सी का मतलब है चेनरी। यानी कि चारों इकोनॉमिस्ट सीएस प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने बाद में इसको पॉपुलराइज किया। तो अब देखिए, अगर चारों में से कोई भी एक हमें मिल जाता है, यानी कि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन उसी से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे हमारे मिनहास हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। बाकी ये सब सीएस प्रोडक्शन फंक्शन से नहीं जुड़े हैं। ये भी याद रखिएगा, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन का ओरिजिन जिसने किया था वो H.O. डिकिंसन थे, लेकिन पॉपुलराइज इन चारों लोगों ने किया था। और हाँ, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये कांस्टेंट तो होती है, लेकिन ये कॉफ-डगलर प्रोडक्शन फंक्शन की तरह इक्वल 1 के नहीं होती है, इक्वल 1 नहीं होती है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये यहाँ इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया था? तो कीन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया था, जिन्होंने ये लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इन्होंने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में बताया है। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में इन्होंने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में डिस्कस किया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज जीरो। अब देखते हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ा है, सप्लाई इलास्टिसिटी पढ़ा है, लेकिन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी क्या होती है? तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, अगर कहीं भी इलास्टिसिटी आए तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि चेंज हुआ है, प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है, उसके आगे कुछ भी लग जाए, इंटरेस्ट लग जाए, डिमांड लग जाए, सप्लाई लग जाए, हमें हमेशा देखना है कि प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि क्वांटिटी में कुछ चेंज हुआ होगा। तो अब इसका फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होगा कि प्रपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड अपॉन proportionate change in interest rate। तो proportionate change in interest rate, तो इसी को हम बोलते हैं interest elasticity of demand for money। अब अगर interest elasticity of demand for money 0 है तो LM कर्व का शेप कैसा होगा, मतलब LM कर्व कैसा होगा? तो देखिए, इलास्टिसिटी अगर 0 होती है तो देख लेते हैं, हमने देखा है कि अगर इलास्टिसिटी 0 होगी, यानी कि वो इनइलास्टिक कंडीशन में है, तो हमारा डिमांड कर्व हमेशा ऐसे वर्टिकल हो जाता है। तो यानी कि ये वर्टिकल किसके होगा? वर्टिकल होगा एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये हमें पता है ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो हमारा जो ये इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी में एलएम कर्व 0 LM कर्व y के पैरेलल होगा और ये वर्टिकल है, और ये y के पैरेलल इसलिए होगा क्योंकि ये एक इनइलास्टिक पोजीशन पे है, क्योंकि इसका डिमांड फॉर मनी 0 है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच। अब देखिए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक हम इक्वेशन देखेंगे, फिलिप्स कर्व का इक्वेशन। अब देखिए, नायरू का कंसेप्ट फ्रीडमैन ने दिया। अब फिलिप्स कर्व के इक्वेशन से हम देख लेते हैं कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या यहाँ पे है। अब देखिए, पाई टी, अगर हम यहाँ पे लिखे पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस 1, ये फिलिप्स कर्व का इक्वेशन है, माइनस लैम्डा और ये यूटी यू माइनस यू एन, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम ये वैल्यू वाई टी इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारा प्रीवियस इन्फ्लेशन है और ये अभी का इन्फ्लेशन, और माइनस लेमडा, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इसकी वैल्यू होती है 0। तो जब हम 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टी माइनस 1 के। तो हमारा ये इक्वेशन बन के आता है फिलिप्स कर्व से, और जिसमें हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 0 होगा। तो देखिए, जो हमारा प्रीवियस ईयर का इन्फ्लेशन है, ये हमारे प्रेजेंट
ईयर के इन्फ्लेशन के इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल है इसीलिए इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, ये स्टेबल कंडीशन में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 1 कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक स्टेबल कंडीशन में होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नाइफ एज प्रॉब्लम अराइज इन। अब नाइफ एज प्रॉब्लम जो है ये हेराडोमर मॉडल में अराइज होता है, और नाइफ एज प्रॉब्लम, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा एक्चुअल वारंटेड रेट, एक्चुअल रेट इज इक्वल टू वारंटेड रेट और इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ, ये जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि नाइफ एज प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये अराइज होती है, ये हेराडोमर के मॉडल में अराइज होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। हु हैज प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब देखिए ये जो डोमर है, इन्होंने तो इनका मॉडल अलग है, इन्होंने नाइफ एज प्रॉब्लम से रिलेटेड बात की है। ये ए के सेन ने वेलफेयर और चॉइस के रिलेटेड बात की है, और W.A. लेविस ने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की बात की है। और अब बचते हैं ओ हिर्शमैन, तो ओ हिर्शमैन ने अनबैलेंस्ड ग्रोथ की बात की है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोशल फैक्टर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का सोशल फैक्टर क्या, ग्रोथ पे उसका क्या असर होता है। तो देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सोशल फैक्टर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर सोशल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ग्रोथ बहुत रिटार्ड हो जाता है, लो नहीं होता है, बहुत ही रिटार्ड हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इज नॉट अप्लीकेबल। देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि हम किसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि बाहर कर देते हैं। तो देखिए मेरिट गुड में भी एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल वर्क करता है, और प्राइवेट गुड का तो फीचर ही है कि एक्सक्लूडेबल भी होना चाहिए और राइवल भी होना चाहिए। तो इसलिए और ऑल गुड्स तो होगा नहीं। देखिए सोशल गुड्स एक ऐसा गुड है, इसको पब्लिक गुड भी कहते हैं, जिसमें एक्सक्लूडेबल प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इसका फीचर है कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल होना चाहिए और नॉन राइवल भी होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सोशल गुड। अब हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पे, टू अवॉइड द एक्सेस बर्डन ऑफ द टैक्सेस। अब देखिए अगर एक्सेस बर्डन ऑफ द टैक्सेस को अवॉइड करना है तो क्या होना चाहिए, तो हमेशा हमारा मार्जिनल टैक्स रेट 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम एक्सेस बर्डन को अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेथ मीन्स। अब देखिए रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेथ को भरने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें आता है श्रिंकिंग फंड। इसके भरने के 7 तरीके होते हैं, जिसमें रिडेम्पशंस भी एक तरीका है, और भी कई सारे तरीके हैं। तो रिडेम्पशंस क्या है, तो रिडेम्पशंस पब्लिक डेट को रिपेमेंट करने का एक तरीका है, जिसमें कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सेव करती है। इसमें कई सारे टाइप हैं, जिनको आप लोग अगर कहेंगे तो मैं दूसरे वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि रिडेम्पशन एक पब्लिक डेट को रिपेमेंट करने का तरीका है। पब्लिक डेट को रिपेमेंट करने के और भी 5-6 तरीके हैं, जिसमें से एक रिडेम्पशन भी तरीका है, और इसलिए हमारा ऑप्शन होगा रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अब देखिए रिफ्यूजल तो होगा नहीं, रिफ्यूजल टू पे इसका मतलब होता है कि हम पब्लिक डेट को रिफ्यूज कर दे रहे हैं, पे ही नहीं करना चाहते हैं। और डिफाइनिंग ऑफ पब्लिक डेट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, क्या फॉरेन करेंसी से तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये रिफ्यूज तो हम करते हैं, रिफ्यूज तो करना ही नहीं है, क्योंकि एक ये रिपेमेंट का तरीका है। और लिंकिंग पब्लिक डेट विद इन्फ्लेशन रेट, इसको भी हम नहीं करते हैं लिंक, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ए कि हम रीपेमेंट करते हैं पब्लिक डेट को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रिपेयर्ड इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग
ड्यूरिंग द पीरियड। अब देखिए स्टेबल का मतलब होता है फिक्स्ड, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कब होता था, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, यानी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे काम करता था। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रिपेयर्ड वर्ल्ड ट्रेडिंग ड्यूरिंग पीरियड। अब कितने पीरियड में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। तो हमें पता है कि ये ब्रेटन वुड्स 1944 के टाइम पे बना था, और ये 1971 में इसको खत्म कर दिया गया, और उसके बाद इसको खत्म करने के लिए एक स्मिथियन एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था, और यूएस ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू भी कर दिया था। तो ये कब तक ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चला था, तो ये अभी देखिए 1944 में तो ये बना ही था, यानी कि इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं, 1946 और ये 1971 में तो खत्म ही कर दिया गया था। तो इसलिए इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग होती थी वो स्टेबल एक्सचेंज यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे होती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द WTO एग्रीमेंट इंडिया शुड इंपोर्ट फूड ग्रेन आउट ऑफ इट्स टोटल इंपोर्ट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ। अब देखिए इसका एग्जैक्ट डेटा तो कहीं नहीं है कि इस किस टाइम के बारे में बात करता है, कब की बात नहीं करता है, लेकिन हमारे ओरिजिनल आंसर की के हिसाब से इसको डी माना है। इसका ऐसे पर्टिकुलर कोई डेटा ढूंढने पे मिला नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन अभी हम डी मान लेते हैं, क्योंकि ये आंसर की के हिसाब से इसका आंसर डी ही है, लेकिन इसका कोई डेटा अभी मिला नहीं है कि ये किस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है, इसलिए अब हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑनगोइंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। अब देखिए रूपी का स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या है, कि रुपए की वैल्यू है वो बढ़ी है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। इसका मतलब होता है कि पहले मान लीजिए $1 50 रुपए के इक्वल था, और अब वही $1 40 रुपए के इक्वल हो गया, यानी कि ये रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति आता था और अगर मान लीजिए ब्रेड खरीदता था, तो हमें वो 50 रुपए देता था, अरे सॉरी $1, मान लीजिए ब्रेड की कीमत 50 रुपए है, तो वो $1 देके चला जाता था। लेकिन अब हमारी वैल्यू मतलब हमारा स्ट्रेंथनिंग हो गया है, तो 50 रुपए अब उसको ब्रेड को पे करने के लिए $1 से उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि $1 में सिर्फ 40 रुपए ही हैं, उसको ज्यादा डॉलर हमें देने होंगे। तो इसलिए हमारा रुपी स्ट्रेंथनिंग हुआ है, यानी कि $1 के कंपैरिजन में हमारी रुपी की वैल्यू कम हुई है, तो उसको हम स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो 50 से 40 हो गया, स्ट्रेंथनिंग कैसे हो गया, लेकिन हम इसको वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे कि जब कोई बाहर से कोई आएगा और पहले जो सामान का वो $1 देता था, अब वो उसको डॉलर ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारी रुपी स्ट्रेंथनिंग हुई है। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इंडियन एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल इंक्रीज, क्या इंडिया अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, ये क्या ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए अगर अमेरिका हमारे यहाँ से कुछ सामान लेगी, तो उसको हम कंपैरेटिवली हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए इंक्रीज तो नहीं होगा। इंडिया एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल डिक्रीज, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो सामान वो $1 में ले लेती थी, अब उसको उसी सामान के लिए $1 से ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, इसीलिए अब वो धीरे धीरे हमारा डिक्रीज करेगी हमारे एक्सपोर्ट को, कि हम ज्यादा से कम चीजें खरीदें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहीं पे मिल गया। लेकिन हम देख लेते हैं, क्या इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया विल रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि पैसे हमारे स्ट्रेंथ हुए हैं, हमारी रुपी स्ट्रेंथ हुई है उसके कंपैरिजन में, तो इसलिए कांस्टेंट नहीं रहेगा, और यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी सेटअप इन 1967 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। अब देखिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी बहुत सारी कमेटी सेटअप की गई, जो 1948 से स्टार्ट होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे चेंजेस लाना, तो ये वाली कमेटी किसने की थी? तो वो सुमल दत्त ने, यानी कि एस दत्त ने की थी, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। अब देखिए द टर्म ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय। अब देखिए जो ये टर्म है हिंदू रेट, अब कोई बच्चा पहले देखेगा हिंदू रेट, तो वो इसको कास्ट से
या किसी रिलीजन से जोड़ के देखेगा कि अच्छा हिंदू रेट का मतलब कोई कास्ट की बात कर रहा है, कोई कास्ट की ग्रोथ की बात कर रहा है, लेकिन ये टर्म भले हिंदू रेट लिखा है लेकिन इसको ये कास्ट से बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं है। हिंदू रेट सबसे पहले जो ये टर्म था उसको कृष्णा ने कॉइन किया था, यानी कि ये लाए थे। और इनका ये मेन जो मोटो था हिंदू रेट ग्रोथ ऑफ रेट कहने का, क्योंकि उस जब ये टर्म आया था अराउंड इन 1980s और 90 में, तो उस टाइम क्या था कि हमारी जब इंडिया को फ्रीडम मिली और उसके आसपास के सारे उसी टाइम लगभग सबको फ्रीडम मिली थी, तो बहुत ज्यादा लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। यानी कि और भी दूसरी ईस्ट कंट्रीज को देखी जाए तो उनकी जो ग्रोथ रेट था वो डबल डिजिट में पहुंच गया था। कोई 11% से ग्रोथ कर रहा है, कोई 16% से ग्रोथ कर रहा है, तो वो सब डबल डिजिट में कर रहे थे। लेकिन जो इंडिया के आसपास, अब इंडिया तो हिंदुस्तान कहलाता है और उसके आसपास जितनी भी कंट्रियां थी उनका ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट में था, कोई 2% से, कोई 3% से, कोई 4% से। तो उनका बाकी ईस्ट की जो कंट्रीज थी वो डबल डिजिट में ग्रोथ कर रही थी और हमारे इंडिया के आसपास की जितनी कंट्रियां थी वो सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रही थी। इसीलिए इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया कि ये सारी कंट्री जो है वो सिर्फ सिंगल डिजिट में ग्रोथ कर रही है और सबकी कंडीशन लगभग सेम है, और इसीलिए इसको हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से इसका नाम दिया गया राजकृष्ण द्वारा। तो ये किसी भी तरह से किसी भी रिलीजन या किसी कास्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। अब है कि इफ बीटा थ्री इज ग्रेटर देन 3 द कर्व इज कॉल्ड। अब देखिए जो कर्व है, एक बार इसको मिटा देती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ कर्व बना के। अब देखिए जो कर्व है, हमें पता है प्रोटोसिस में कि जो हमारा कर्व होता है वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। जिसका बहुत हाई पीक होता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं लेप्टोक्रिटिक। जो ऐसे नॉर्मल कर्व होता है, ये नॉर्मल कर्व है, तो इसको हम बोलते हैं मेसोक्रिटिक। और जो एकदम बहुत ही स्प्रेड होता है जिसका डेटा, उसको हम बोलते हैं प्लेटिक्रिटिक। तो अब देखिए जब अगर बीटा हमारा 3 के इक्वल होगा तो वो होगा मेसो, क्योंकि एकदम नॉर्मल हमारा ये कर्व बन रहा है, तो इसको मेसोक्रिटिक कहते हैं। अगर हमारा बीटा ज्यादा होगा 3 के तो उसको हम लेप्टो कहते हैं। अब देखिए अब ये जब नॉर्मल है, ये 3 के इक्वल है, बीटा की वैल्यू इसके 3 के इक्वल है और ये नॉर्मल है, तो इसके ऊपर वाला यानी कि बीटा 3 से बड़ा होगा और इसके नीचे वाला बीटा 3 से कम होगा। तो यानी कि ये बीटा 3 से कम है तो ये प्लेटिक्रिटिक है, और जो बीटा 3 से ज्यादा है यानी कि ये लेप्टोक्रिटिक है। तो यहाँ पे बीटा अगर 3 से कम है तो ये प्लेटो होगा। तो इसलिए हमें क्या बोला है कि बीटा 3 से ज्यादा है यानी कि ये लेप्टोक्रिटिक होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर गिवन -0.4, -0.45 एंड 0.8। अब देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि हमें आर निकालना है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट स्लोप यानी कि रिग्रेशन स्लोप xy इंटू बी बाई एक्स। तो हम यहाँ पे स्लोप देखते हैं दोनों रिग्रेशन के जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उनका। तो अब देखिए हमें जो वैल्यू मिली है ये क्या है, बीटा एक्स वाई, ये होगा -0.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 और ये 8, 8 5 40, 0 4 32 33 34 35 36। तो अब देखिए ये 3 6 और हमें ये यहाँ पे है, यहाँ पे यानी कि ये यहाँ पे 0.36। अब हमें पता है कि 0.36 का अंडर रूट क्या होता है 6। तो सॉरी ये हो गया 6, तो 0.36 है तो ये 0.6। तो अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन है 0.6 और -0.6। यहाँ
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कई बच्चे लगाएंगे 0.6, लेकिन उनका आंसर गलत होगा। भले हमारा कैलकुलेशन में पॉजिटिव वैल्यू आई है, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, यानी कि जब भी हम आर निकालते हैं, तो जो बी एक्स वाई है और जो बी वाई एक्स है, हमें जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे माइनस में, अगर वैल्यू इसकी माइनस में दी हुई है दोनों की वैल्यू, तो आर भी हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि इन तीनों का जो साइन है हमेशा सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। कोई भले इसको सॉल्व करने में हमें कोई भी वैल्यू आए, लेकिन हमें क्या करना है, देखना है कि इन दोनों की वैल्यू निगेटिव निगेटिव है, तो यानी कि आर भी हमेशा निगेटिव ही होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भले 0.6 आया है, लेकिन हम इसको लगाएंगे -0.6, क्योंकि ये तीनों का हमेशा साइन सेम होना चाहिए। अब देखिए, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसलिए आर भी माइनस ही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। इसका ध्यान रखिएगा एग्जाम में, अगर हम 0.6 करते तो वो गलत हो जाता। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सैटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब देखिए, दो टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सिर्फ फिशर ही एक ऐसा इंडेक्स है जो सेटिस्फाई करते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ फिशर करते हैं, बाकी टाइम रिवर्सल टेस्ट मार्शल और एडवर्ड भी करते हैं। तो हमें फैक्टर पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद से हमें असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे 21 से लेके 30 तक। तो आज हम सिर्फ 25 तक क्वेश्चन करेंगे, तो हम 25 तक देख लेते हैं कि असर्शन और रीजनिंग कैसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, हमें असर्शन पूछा है कि एन इंडिविजुअल वैल्यू मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट डिसलाइक वेरिएंस। अब देखिए, इंडिविजुअल जो वैल्यूज है मीन की, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और वो वेरिएंस को नहीं मानता है कोई भी इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल आर जनरली अवर्स टू रिस्क। अब देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है वो जनरली अवर्स ही होगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो जनरली जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ पीपल्स ऐसे हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। तो ये पूछा है कि अगर जो पीपल रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए, इंडिविजुअल आर जनरली अवर्स टू रिस्क, तो ये तो बात एकदम सही है। और जो एन इंडिविजुअल वैल्यू मीन रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो मीन है और वो वेरिएंस को नहीं मानता, यानी कि वेरिएंस बहुत वेरी करती है, फिर भी वो क्या करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, वो रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि वो एक तरह से रिस्क लवर हुआ, यानी कि वो चाहता है करना। तो अगर वेरिएंस वो नहीं मानता है, तो यानी कि वो बहुत जनरली जो रिस्क अवर्स होते हैं उसमें से ये लोग हैं जो रिस्क लविंग हैं। तो ये भी हमारा सही है कि कुछ लोग होते हैं जो कि रिस्क लविंग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिस्क लेके, तो ये बात भी सही है। लेकिन क्या वो रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जनरली रिस्क अवर्स होते हैं? तो ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि हमारा कोई रीजन बन ही नहीं रहा है। तो बोथ करेक्ट है, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन से हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इंटायर आउटपुट गेट एग्जॉस्टेड इन फैक्टर पेमेंट। क्या एक कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में सारे जो आउटपुट होते हैं, क्या वो एकदम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, यानी कि उनका पूरा यूज हो जाता है फैक्टर पेमेंट में? तो एकदम सही है। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम तभी है जब सब कुछ रिसोर्सेज हम अच्छे से यूज कर ले, सब कुछ रिसोर्सेज का हम पूरा वो कर लें। और रीजन हमारा क्या दिया है, इन कॉम्पिटिटिव कंडीशन रिटर्न्स टू स्केल आर कांस्टेंट। तो कॉम्पिटिटिव कंडीशन में ये एक पहला ही असम्पशन होता है कि जो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स हो, वो जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो यानी कि ये बात भी सही है, और ये कांस्टेंट है तभी जाके हम पूरा इंटायर को, हम जो आउटपुट है उसको हम फैक्टर पेमेंट में हम लगा ले रहे हैं, इसीलिए बोथ करेक्ट है और आर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल प्रेडिक्ट करता है स्टडी स्टेट ग्रोथ को। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो स्टडी स्टेट ग्रोथ को प्रेडिक्ट करता है। और वो एज्यूम करते हैं, क्या वो एज्यूम करता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो? तो क्या ये एज्यूम करता है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ रेट में वो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट को एज्यूम करता है। तो अब देखिए, न्यू क्लासिकल ग्रोथ में जितने भी मॉडल हैं वो बहुत सारे अजम्पशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारा जो सेविंग हो वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो, ये एक एजम्पशन है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो एक के इक्वल होना चाहिए, और जो कोई भी नो एक्सटर्नलिटीज। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं नियो क्लासिकल के, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, इसमें हमारा ए भी सही है और ये बी भी एकदम सही है, और ये करेक्ट रीजन भी है। दोनों नियो क्लासिकल के ही हैं और दोनों एक ही अजम्पशन को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सेन पी मेजर्स इज प्रीफर्ड बोथ टू हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी गैप रेशियो। क्या सेन जो है वो दोनों को प्रीफर करता है? तो हमने पढ़ा है कि सेन ने जो अपने मेजर्स दिए थे उसमें हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो और इन दोनों का ही यूज किया है। और इसका हम क्वेश्चंस अपने आगे आने वाले 2019 के टाइम हम देखेंगे कि इसमें से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पॉवर्टी गैप रेशियो निकालेंगे, हेड काउंट रेशियो कैसे निकलेगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि सेन ने इन दोनों को प्रिफर्ड किया है पी वैल्यू मेजर करने के लिए, पॉवर्टी मेजर करने के लिए इन दोनों का यूज किया है। तो ये बात सही है। और सेन ने नोबेल प्राइज भी जीता है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या दोनों तो इंडिविजुअल सही है। अब हम इसको एक बार मैच करके देखते हैं कि क्या ये सच में यही रीजन है नोबेल प्राइज जीतने का कि इन्होंने पी मेजर्स दिए थे पॉवर्टी के लिए। तो नोबेल प्राइज सेन ने इसलिए नहीं जीते क्योंकि उन्होंने मेजर्स दिया था, जबकि उन्होंने वेलफेयर से रिलेटेड अपने थ्योरीज दी थी, चॉइसेस की थ्योरीज दी थी कि कैसे इंडिविजुअल अपना चॉइस बनाता है। उसको जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, उसकी इंडिविजुअल चॉइस भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्होंने ये थ्योरी दी थी इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो हमारा इंडिविजुअली दोनों तो करेक्ट होगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा असर्शन है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और रीजन क्या बोला है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड इन द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमीज। तो ये तो एकदम सही है कि इकोनॉमीज में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो एक्सपेक्ट की ही जाती है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा वो डिमिनिशिंग करता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी में। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। अब देखिए, दोनों ट्रू है और आर रीजन भी है, तो ये हमारा इसमें तो मिल नहीं रहा है, यानी कि सी ऑप्शन है कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट रीजन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। तो मैंने इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे दे दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।